Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss the process of decision making. देखो, जब भी आपने बीइंग अ मैनेजर या कोई भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, है ना, तो उसका कुछ सीक्वेंस होगा. ऐसे तो है नहीं कि आप फटाफट से बिना प्रॉब्लम जाने, बिना किसी ऑल्टरनेटिव के आप सीधा डिसीजन ले लोगे. ऐसा तो नहीं होता. तो आपको क्या करना पड़ता है, सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है टू रीच योर डिसीजन, है ना. कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है. जैसे कि बेसिकली हमारे पास कितने स्टेप्स हैं यहाँ पर, 7 स्टेप्स हैं. फर्स्ट, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ का सॉल्यूशन आप ढूंढने के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं. देन सेकंड, आपको उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए कि उस प्रॉब्लम में मतलब क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कैसे आप कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये सब पता होना चाहिए. देन आता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. उस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए कितने मेथड्स अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. अभी आप सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हो. देन आप उन ऑल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे. फिर उन इवेल्युएशन के बाद आप उनमें से बेस्ट वन को क्या कर लोगे, सेलेक्ट करेंगे. देन यू हैव टू एग्जीक्यूट द डिसीजन. और लास्ट में हम देखते हैं फॉलोअप कि क्या वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ भी है या फिर नहीं. ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोसेस क्या होता है टू टेक द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. चलिए, फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. एक सेकेंड, चलो देखो, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में क्या कहते हैं. जो फर्स्ट स्टेप है ना आपका इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम फॉर विच अ सॉल्यूशन इज टू बी सॉल्व. मीन्स आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम. आपको इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, जिसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप डिसीजन मेकिंग करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम शेल हैव टू बी स्टडीड. Generally, a problem is created because of the difference in the predetermined objectives of the organization and the actual progress of the work. जनरली क्या होता है, आपके जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है वो क्यों होती है, अगर आपने कोई पहले से जो डिसाइड किया हुआ था ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसमें, या फिर जो आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस होती है, अगर इनमें कोई भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो वहां पे प्रॉब्लम अराइज होगी. अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डिसीजंस करने पड़ते हैं, है ना. तो यही बोला गया है, जनरली a problem is created because of the difference in the predetermined objectives of the organization and the actual progress of the work. Now, the cause of difference in results shall have to be studied. अब आप देखेंगे कि इसमें जो भी कॉज है, अब ये डिफरेंस आने का रीजन क्या है इसके बिहाइंड में, तो आप उसके रीजन को जानने की कोशिश करते हैं. इफ द ट्रू कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन बी लोकेटेड, द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी ईजियर. अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम का कॉज ढूंढा गया वो ठीक है, ट्रू है आपका, तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, आपने डिफाइन की है प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, क्यों आपको डिसीजंस लेने हैं. नाउ सेकंड वन इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. देखो, प्रॉब्लम जान ली कि क्या दिक्कत आ रही है, अब आप उस प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, आफ्टर हैविंग डिफाइंड द प्रॉब्लम, द मैनेजर एनालाइजेज इट. अंडर इट इज डिसाइडेड व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द प्रॉब्लम. इसमें आप ये एनालाइज करते हो कि आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेशन में क्या इंफॉर्मेशन चाहिए सो दैट आप स्टडी कर पाओगे, एंड फ्रॉम वेयर दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गेटेड. और ये जो आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आपको गैदर करनी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन ट्रीटेड एज अ क्रिटिकल फैक्टर इन द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइन इन द सेल्स. अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है, सपोज आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली आपकी जो सेल्स है ना वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जा रही है. तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, डिक्रीज इन द सेल्स फ्रिक्वेंटली. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उसके रीजंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन क्यों हो रही है, क्या क्या रीजंस हैं आपकी. क्या आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंफीरियर है, इंफॉर्मेशन किस तरह की चाहिए, कि क्या आपकी जो रॉ मटेरियल परचेज की है आपने गुड्स को बनाने की, क्या वो इंफीरियर है, क्या आपकी मशीन्स ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, या फिर जो सप्लायर है वो डेलिबरेटली सप्लाई कर रहा है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल. तो आप क्या करते हैं, लास्ट में एनालाइज करते हैं इन सभी फैक्टर्स को. ठीक है, नाउ थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स देखो क्या कहते हैं,
The third step in the process of decision making is the development of different alternatives. When the problem has been defined and its causes have been deeply studied, its possible solution remain to be seen. जब आपने एक बार प्रॉब्लम देख ली कि क्या प्रॉब्लम है, उसको उसके कॉजेज जान लिए कि इसके क्या क्या रीजंस हैं, उसके बाद आप ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ देख लिया मेरी सेल्स कम हो रही है जी, हमारा रॉ मटेरियल अच्छा नहीं था, इसके कारण हमारे गुड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण हमारी सेल्स खराब हो रही है, तो आप सिर्फ इतना ही जान के छोड़ दोगे क्या? ऑफ कोर्स आप उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करोगे. तो यही कहा गया, इट्स पॉसिबल सॉल्यूशंस रिमेन टू बी सीन. देयर कैन बी मेनी ऑल्टरनेटिव्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. अब किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना, आपके पास n नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है, इफ देर इज ओनली वन मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, देर इज नो नीड टू टेक एनी डिसीजन. बट अगर आपका एक ही मतलब सॉल्यूशन होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, तो वहां पर तो आपको डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. डिसीजन मेकिंग चाहिए कहाँ होता है? जब आपके पास n नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, है ना. आप देखना चाहते हो कि मुझे किस चीज को सेलेक्ट करना है, तो यही बोला गया है, इफ देर इज ओनली वन मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, देर इज नो नीड टू टेक एनी डिसीजन, बिकॉज दैट मेथड इज इन इटसेल्फ अ डिसीजन. वो जो एक पर्टिकुलर मेथड होगा ना, वो अपने आप में ही क्या होता है? एक डिसीजन होता है. नेक्स्ट वन इज इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. आफ्टर फाइंडिंग आउट द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, देखो अब आपके पास अलग, सपोज हमें पता चलेगा कि हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना है. बहुत सारे नंबर ऑफ मेथड्स हैं. आप अपने प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, या फिर हम बोलते हैं अगर आपने सेल्स को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? आप क्वालिटी अच्छी कर दो, ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन कर दो. ठीक है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करनी स्टार्ट कर दो. तो आपके पास नंबर ऑफ n फैक्टर्स है ना, आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं. बट अब क्या करेंगे? आप इन सभी अलग अलग फैक्टर्स को, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को स्टडी करेंगे, इवेल्युएट करेंगे. इन सभी की अपने अपने मैरिट्स पढ़ेंगे, क्या क्या डीमेरिट्स है, सो दैट आप बाद में इनको एक सेलेक्ट कर पाओ कि हमें कौन सा बेस्ट पड़ रहा है. ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग आउट द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, द नेक्स्ट स्टेप इज देयर इवेल्युएशन, so that the best alternative can be selected. Under their analysis, their merits and demerits are analyzed. On the basis of analysis, the manager comes to know about the inherent risk of different alternatives. तो जब आप being a manager आप इन चीज़ को एनालाइज करेंगे ना, एनालिसिस करेंगे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की, तो आपको पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव की क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है. ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स शुड बी मेड विद रेफरेंस टू टाइम एंड कैपिटल, एंड ओनली दैट ऑल्टरनेटिव शुड बी सेलेक्टेड विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल. आप क्या करेंगे? इवेल्युएशन जो करेंगे ना अपने ऑल्टरनेटिव्स की, वो टाइम और कैपिटल के रेफरेंस में करेंगे और बहुत ही वो इकोनॉमिकल होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. देखो जब आपने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कर लिया, उनकी मैरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया, है ना, आफ्टर दैट आप क्या करोगे? उनमें से किसी बेस्ट वन को सिलेक्ट करोगे. ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज मेड आफ्टर कंपेयरिंग देयर पॉसिबल रिजल्ट्स. ठीक है, उनके अपने अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे? बेस्ट वन को सेलेक्ट कर लेंगे. While selecting the best alternative, a manager takes the help of his experience and experiments. जब भी मैनेजर क्या करेगा? ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करेगा ना, तो वो क्या करेगा? उन अपने जो भी उसका पास्ट एक्सपीरियंस होगा, जो भी उतने उसके एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनकी हेल्प के द्वारा ही वो सिलेक्शन करेगा. ठीक है, अब देखो जब आपने किसी ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लिया, आफ्टर दैट क्या करोगे? आप उसे इंप्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे. तो नेक्स्ट स्टेप भी हमारा क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजन. वंस द बेस्ट ऑल्टरनेटिव हैव बीन सेलेक्टेड, द नेक्स्ट स्टेप इज इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. टू मेक द डिसीजन इफेक्टिव, एक्शन बाय अदर पीपल इज एसेंशियल. अब ऐसा नहीं कि आपने सेलेक्ट कर लिया, बीइंग अ मैनेजर आपने कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, बट जो आपके आगे वर्कर्स हैं, आपके वर्कफोर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ है, अगर वही कोई भी एक्शन नहीं लेगा तो वो आपका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा. ठीक है, देयरफॉर फॉलोइंग थिंग्स हैव टू बी स्पेशली टेकन केयर ऑफ. सबसे पहले तो ये देखो कि जो भी आपने सेलेक्ट किया है बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, क्या उसका इफेक्टिवली कम्युनिकेशन हुआ भी है या फिर
नहीं हुआ। सेकेंडली आप ये देखो कि क्या आपके एम्प्लॉयज़ ने उसकी एक्सेप्टेंस ली है या फिर नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने बीइंग अ मैनेजर तो सेलेक्ट कर लिया ऑल्टरनेटिव, बट जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है वही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है टू सिक्योर एम्प्लॉयज़ एक्सेप्टेंस। देन करेक्ट टाइमिंग ऑफ डिसीजन एग्जीक्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि डिसीजन तो आप ले रहे हैं आज, बट उसे एग्जीक्यूट आज करना था, बट आपके करे 5 दिन बाद एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन कोई भी बेनिफिट नहीं देगा आपको। जैसे कि सपोज आप कहते हैं कि हमें 95% सिक्योर करने मार्क्स, ठीक है, आपके एग्जामिनेशंस में। अब आपने पढ़ना स्टार्ट कब किया है? जब आपके एग्जाम्स बिल्कुल या तो हो चुका है उसके बाद आप स्टडी कर रहे हैं, या बिल्कुल आज आपका मॉर्निंग में तो आप बिल्कुल नाइट में स्टडी कर, तो आपके लिए 95% सिक्योर करना वो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसका टाइमली, मतलब जो एग्जीक्यूशन है डिसीजन का, उसकी करेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है। देन अब एग्जीक्यूट कर लिया, आफ्टर दैट आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या वो मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, उसका फॉलो अप लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि देख पाए कि जो हमने एग्जीक्यूशन किया था अपने डिसीजन का, जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था, क्या वो सही रिजल्ट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा, ठीक है। इट इज द लास्ट स्टेप in the process of decision making. As the decision is implemented, results start pouring in. Results आने start हो जाएंगे. These results should essentially be in line with the expected outcome. अब ये जो results है ना, वो आपके सिमेट्री में होने चाहिए आपके एक्सपेक्टेड आउटकम से। अब आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि हम सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो आपने कितनी सेल्स सेट की थी। सपोज मैं बोलूँ कि हमने मंथ में 10 लाख प्रोडक्ट्स को सेल करना था, तो अब आप देखेंगे कि जो एक्चुअल सेल्स हो रही है, क्या वो एक्सपेक्टेड के नियर बाय है, उससे ज़्यादा है, या एग्जैक्ट उतनी ही है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्लियरली पॉइंट्स आउट वेदर द डिसीजन हैज़ बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और नॉट। अगर आपका डिसीजन जो भी आपने मतलब इम्प्लीमेंट किया है, अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में और एक्सपेक्टेड में, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, तो इट मीन्स आपका जो भी डिसीजन था वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर आपका डिफरेंस पॉजिटिव मैनर में आ रहा है, लाइक आपने 10 लाख की सेल्स बोली थी, अब वो 11 लाख सेल्स हो गई हैं, तो जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, तो देखो डिफरेंस ही है, बट वो क्या है, पॉजिटिव मैनर में जा रहा है। तो हमें ये पता चलता है कि क्या हमारा जो डिसीजन था वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है भी है या फिर नहीं। इफ द रिजल्ट्स आर नॉट गुड, इट मीन्स another problem has come up and the decision making process shall have to be initiated afresh. अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो इट मीन्स अभी भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है और आपको डिसीजन दोबारा से लेना पड़ता है, बिल्कुल फ्रेश। Therefore, the previously taken decision shall have to be amended. तो जो भी आपने पहले डिसीजन लिया था, you have to amend that particular decision. Its results to be re-examined. जो भी उसके रिजल्ट होंगे उसको आप दोबारा से एग्जामिन करेंगे। एंड इफ द रिजल्ट्स आर फेवरेबल, अगर स्टिल फेवरेबल रिजल्ट आ जाते हैं तो आपका जो डिसीजन होगा यू हैव टू कंटिन्यू टू प्रिवेल। क्लियर? तो ये आपका प्रोसेस था डिसीजन मेकिंग का कि जब भी आपने कोई डिसीजन लेने हैं तो क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, देन यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम, देन you have to develop the alternatives, then evaluation of different alternatives. After that, you have to select the best one. Then after selecting the best alternative, you have to execute your decision. After executing your decision, you have to take the follow-up on a regular basis. ठीक है, तो चलो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.